हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों देखेंगे साइंस के यानी कि विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु जो कि बिहार पुलिस फायरमैन और एसएससी जीडी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो पॉइंट है वो वहाँ से पॉइंट लिया जाता है जहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या बनेंगे। आलतू फालतू के पॉइंट से यहाँ पर जो है नहीं लिए जाते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि इससे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पॉइंट लिया है क्या, सबसे पहला पॉइंट लिया है ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है ध्वनि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होता है, क्योंकि इसमें वो नहीं पूछा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग। दैर्घ्य गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही कर लेते हैं। अनुदैर्ध्य ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे कि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि जो है वह अपश्रव्य ध्वनि होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि क्या होती है? अपश्रव्य ध्वनि होती है। यह जो है हमारे कान के लिए ये जो है नुकसानदायक होता है। यह बड़े आकार के स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। क्या है कि 20 हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज को HZ लिखते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि जो होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि जो होता है वह अपश्रव्य ध्वनि होता है। क्या होता है? अपश्रव्य ध्वनि होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि क्या होता है? अपश्रव्य ध्वनि होता है। यह बड़े आकार के स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। बड़े आकार के स्रोतों से क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यह बड़े आकार के स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। यह जो है कानों के लिए जो होता है, मनुष्य के कानों के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन मनुष्य के कानों के लिए फायदेमंद कौन सा ध्वनि होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ध्वनि जो होता है, तक के ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि जो होता है यह श्रव्य होता है। यह क्या होता है? श्रव्य ध्वनि तरंग होता है। जिसे मनुष्य आसानी से सुन लेता है। इसे क्या होता है? इसे मनुष्य जो है आसानी से सुनता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं और इसे जो है मनुष्य आसानी से सुन लेता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो है वह पराश्रव्य ध्वनि होता है। क्या है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो होता है, ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि क्या होता है? पराश्रव्य ध्वनि होता है। इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। क्या है कि इसे मनुष्य नहीं सुनता है। तो मनुष्य नहीं सुनता है तो कौन सुनता है? तो इसे जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली चमगादड़ आदि सुनते हैं। इसे कुत्ता बिल्ली चमगादड़ आदि जो है वह आसानी से सुनते हैं। तो यह हुआ क्या कि ध्वनि, यहाँ से क्वेश्चन आया कि
अनुदैर्घ्य ध्वनि इनमें से कौन सा तरंग है? तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। और मनुष्य के लिए माने यानी कि श्राव्य ध्वनि का रेंज यानी कि उसका जो रेंज होता है वह कितने हर्ट्ज तक होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इस पॉइंट को याद रखना है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो होता है वह श्रव्य ध्वनि होता है, जो कि मनुष्य के कान जो है आसानी से सुन लेता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि जो होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि अवश्रव्य ध्वनि होता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। यह जो है कान को नुकसानदायक होता है और इसे जो है कि कोई भी जीव जंतु जो है वह आसानी से सुनने में दिक्कत होता है, क्योंकि यह बड़े आकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। तो यह कान के लिए ऑब्वियस सी बात है कि कान के लिए जो है वह नुकसानदायक होगा। लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है, मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है सुनता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही ध्वनि जो है मनुष्य आसानी से सुनता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो है वह मनुष्य नहीं सुनता है। 20,000 हर्ट्ज, देखिए यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो है वह पराश्रव्य, क्या है? पराश्रव्य ध्वनि होता है। इसे मनुष्य नहीं सुनता है। क्या है? इसे मनुष्य नहीं सुनता। इसे कौन सुनता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि जो है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को सुनता है। और एक बात और याद रखिएगा कि हवा में ध्वनि का चाल, हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति कितना होता है? हवा में ध्वनि की गति जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। परीक्षा में एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में। एक बात और याद रखिएगा कि जल में कितना होता है? क्या है कि जल में ध्वनि का वेग, जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो जल में ध्वनि का वेग जो होता है वह 1493 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि का वेग 1493 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि का वेग 1493 मीटर प्रति सेकेंड। तथा लोहे में ध्वनि का वेग जो होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा कि लोहे में ध्वनि का वेग जो होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा कि हवा में ध्वनि की गति कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में ध्वनि का वेग जो होता है वह 1493 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहा में ध्वनि का वेग जो होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वेग। अब एक बात और याद रखिएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यह भी याद करने वाला पॉइंट है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदलते हैं। क्या होता है कि चाल और तरंग दैर्घ्य होता है, चाल और तरंग दैर्घ्य बदलते हैं। लेकिन क्या है? लेकिन में क्या होगा? आवृत्ति नहीं बदलती है। लेकिन आवृत्ति जो है आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्घ्य बदलते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इनमें से कौन नहीं बदलता? तो कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति जो है हमेशा समान रहती है, चाहे वह सघन माध्यम या विरल माध्यम में, कांच में, लोहा में, चाहे वह हवा में हो, चाहे वह किसी भी चीज में हो, आवृत्ति जो है ध्वनि का हमेशा जो है चेंज नहीं होता है, वह हमेशा नहीं बदलता है। लेकिन क्या होता है? तरंग दैर्घ्य और गति बदल जाते हैं, लेकिन जो है आवृत्ति ध्वनि का हमेशा एक ही तरह का रहता है। तो यह है ध्वनि से कुछ
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ही। मान लीजिए कि एक शिफ्ट में नहीं आया तो दूसरे शिफ्ट में आएगा, तो इतना ध्वनि से जो है इतना ही क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं उष्मा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उष्मा, उष्मा जिसको हम हीट बोलते हैं। उष्मा क्या है? तो उष्मा एक ऐसा गुण है जिससे हमें शीतलता या उष्णता का गुण होता है। क्या है कि उष्मा जो है, उष्मा एक ऐसा गुण है जिससे हमें किसी वस्तु की शीतलता या उष्णता का जो है अनुभव होता है। तो ये है उष्मा। उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? उष्मा का ऐसा मात्रक जो है उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है, ऐसा मात्रक, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अब कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल ही होता है। तो देखिए ऊर्जा, उष्मा भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा ही है। क्या है कि एक प्रकार का ही ऊर्जा ही है। तो उष्मा, कार्य, ऊर्जा, इन सभी का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और लेकिन सीजीएस में जो है, सीजीएस पद्धति में उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में इसका एसआई मात्रक कैलोरी होता है। सीजीएस पद्धति में इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है, सीजीएस पद्धति में इसका यह होता है कैलोरी में इसको मापा जाता है। तो उष्मा का ऐसा मात्रक जूल और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी। तो एक जूल बराबर 0.24 यानी कि 24 यानी कि 24 कैलोरी के बराबर होता है एक जूल। परीक्षा में आएगा कि एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो एक जूल जो होता है 0.24 कैलोरी। तो एक कैलोरी बराबर भी होगा, 0.24, एक कैलोरी जो होगा 0.24 जूल के बराबर होगा, 24 जूल के बराबर। तो ये जो है उल्टा ही चलता है। तो एक कैलोरी बराबर 0.24 जूल के बराबर होगा, नहीं 0.24 कैलोरीज बराबर एक जूल के बराबर होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जानना। अब देखिए एक कैलोरी बराबर कितना होगा? एक कैलोरी बराबर होगा 4.186 जूल। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी और एक कैलोरी बराबर 4.186, यानी कि एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी और एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल के बराबर होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट ही है, ये कोई सिलेबस खत्म करने वाली बात नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा उसी प्रश्न, उसी तरह के पॉइंट यहाँ पर आता है। तो देखिए क्या है कि उष्मा को, मान लीजिए कि उष्मा है, तो उष्मा को जो है गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक कोई माध्यम नहीं है, न तो इसमें लोहा है और न ही कोई मेटल है, न तो कोई धातु है। अगर धातु रहता तो आसानी से उष्मा आ जाता, लेकिन जो है सूर्य से जो है उष्मा पृथ्वी तक आने में जो है यह जो है विकिरण विधि से पहुँचता है। तो याद रखिएगा कि एक पॉइंट पूछता है कि सूर्य से जो है उष्मा कौन से विधि द्वारा आता है? तो रेडिएशन। तो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा को पहुंचने में विकिरण विधि
सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा को पहुंचने में विकिरण विधि जो है, विकिरण विधि कार्य करता है। विकिरण विधि कार्य करता है। तो विकिरण विधि में क्या होता है, एक कण जो है एक कण से दूसरे कण में जो है ऊष्मा जो है वह गमन करते रहता है। इस विधि से जो है वह सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि, जिसको रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन, जिसको रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक रूप है रेडिएशन। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है वह विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए एक और पॉइंट है कि बादलों वाली रात में क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि साफ अंतरिक्ष के अपेक्षा, साफ आकाश के अपेक्षा बादलों वाली रात में जो है गर्मी अधिक होता है। यह क्यों होता है जान लीजिए कि जब पृथ्वी जो है ऊष्मा छोड़ती है, क्या है, पृथ्वी जब ऊष्मा छोड़ती है तो साफ जब आसमान रहेगा तो ऊष्मा जो है आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जब बादल रहता है तो पृथ्वी द्वारा छोड़ा गया ऊष्मा जो है ना बादल से टकरा कर फिर पृथ्वी पर ही आ जाता है। तो इस कारण से जो है वह पृथ्वी पर जो है जब बादल रहता है तो बादलों की अपेक्षा साफ वाली रात में जो है ऊष्मा जो है कम होता है। लेकिन जब बादल रहता है तो जो है ऊष्मा यानी कि गर्माहट जो है पृथ्वी पर ज्यादा आता है। तो याद रखिएगा कि बादलों वाली रात में साफ आसमान की अपेक्षा अधिक गर्मी होता है। अधिक गर्मी होता है क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा जो है ऊष्मा बादल से टकराकर पृथ्वी पर पुनः वापस आती है। इसी कारण से क्या है कि बादलों वाली रात में जो है साफ आसमान की अपेक्षा तो क्या है, बादलों वाली रात में साफ आसमान की अपेक्षा अधिक गर्मी होता है क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊष्मा है बादल से टकराकर पुनः पृथ्वी पर ही वापस आ जाती है, जिससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब क्या है कि रेगिस्तान जहाँ पर बालू ही बालू होता है वहाँ पर जो है दिन में अधिक गर्मी तथा रात में अधिक ठंड होता है, क्योंकि रेगिस्तान में जो बालू होता है वह ऊष्मा का उतना ही अवशोषक होता है जितना कि वह उत्सर्जक भी होता है। तो दिन में जो होता है वह ऊष्मा को जो है उत्सर्जित करता है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, लेकिन जो ऊष्मा बच जाता है रात में उसको अवशोषित कर देता है, जिसके कारण जो है रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी और रात में अधिक ठंड होती है। तो क्या है कि रेगिस्तान में, इस बात को भी याद रखिएगा कि रेगिस्तान में दिन में अधिक गर्मी तथा रात में अधिक ठंड होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि रेगिस्तान में दिन में अधिक गर्मी तथा रात में अधिक ठंड होता है। अब क्या है कि चमकदार सतह, क्या है कि चमकदार, इस बात को भी याद रखिए, चमकदार सतह जो होता है, चमकदार सतह न ऊष्मा को बाहर जाने देता है, न तो ऊष्मा को बाहर जाने देता है और न ही अंदर आने देता है। तो चाय की केतली जो होता है, चाय की केतली को क्या चमकदार बनाया जाता है। और क्या चीज है, थर्मस में जो अंदर में जो होता है वह
कोई भी सामान रखने का जो जगह होता है उसमें जो है उसका बाहरी सतह जो होता है वह चमकदार होता है। क्यों? क्योंकि चमकदार सतह जो है न तो ऊष्मा को अंदर से बाहर निकलने देगा और ना ही बाहर से अंदर होने देगा। तो ऊष्मा को ना ही बाहर निकलने देगा और ना ही अंदर जाने देगा, जिससे क्या होता है कि जितना जो है पानी या दूध कोई भी वस्तु जितना जो है गर्म रहता है वह हमेशा उतना ही गर्म में मेंटेनेंस रहता है। तो क्या है कि चमकदार सतह न ऊष्मा को बाहर जाने देता है और ना ही अंदर आने देता है, जिससे क्या होता है कि न तो वो ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है। जितना पर नियत रहता है वह उतना ही पर रहता है। तो यह जो है ऊष्मा से संबंधित पॉइंट है। और क्या है कि तो ये है ऊष्मा। अब क्या है कि उबलते जल की अपेक्षा, क्या है कि उबलते जल, ऊष्मा से और पॉइंट याद रखिएगा कि उबलते जल की अपेक्षा, उबलते जल की अपेक्षा भाप से, उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक जो है, भाप जो है उबलते जल की अपेक्षा भाप जो है अधिक क्या होता है, अधिक कष्ट देता है। भाप जो है उबलते जल की अपेक्षा भाप जो है अधिक, उबलते जल की अपेक्षा भाप अधिक कष्ट देता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप अधिक कष्ट देता है। क्यों अधिक कष्ट देता है? क्या है, उबलते जल भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है और भाप का भी तापमान जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्यों ऐसा? क्यों? तो ऐसा इसलिए कि दोनों का जो है 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा होता है। भाप में क्या होता है? भाप में जो होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। भाप में गुप्त ऊष्मा होता है जो कि जल की अपेक्षा अधिक गुप्त ऊष्मा होगा, जिसमें जितना ज्यादा गुप्त ऊष्मा होगा वह उतना ही कष्टदायक होता है। तो अगर उबलते जल में हाथ रखने पर उतना ही हाथ जलता है जितना उससे ज्यादा क्या होता है कि भाप से जलता है। तो भाप में क्या होता है? भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आया है बहुत बार कि उबलते जल की अपेक्षा जो है वह भाप से अधिक क्यों हाथ जलता है। तो इसका ये कारण है कि भाप में जो होता है वह गुप्त ऊष्मा होता है, जबकि दोनों का जो है उबलते जल का भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है और भाप का भी तापमान जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब है कुछ अन्य पॉइंट जो कि क्या है, अब देखिएगा। प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक जिसको हम इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। प्रशीतक के रूप में जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन गैस, प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन गैस का जो है प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर के रूप में फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन गैस का जो है वह प्रयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए जो है वह हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है एयर कंडीशन, एयर कंडीशन जिसको हम क्या बोलते हैं? वातानुकूल, जिसको हम एयर कंडीशन वातानुकूल। इसमें क्या होता है? वातानुकूल में क्या होता है कि तापमान जो होता है वह 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तापमान जो होता है 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका आपेक्षिक आर्द्रता आपेक्षिक आर्द्रता कितना होता है? 60% से 65% तक होता है। आपेक्षिक आर्द्रता जो होता है, आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% तक आपेक्षिक आर्द्रता होता है। किसमें? एयर कंडीशन यानी कि वातानुकूल में। और वायु की गति कितना होता है? वायु की गति कितना होता है? तो वायु की गति होता है 0.0125 से 0.0125 से 0.0416 0.0125 से 0.0416 मीटर प्रति सेकेंड तक होता है। मीटर प्रति सेकेंड तक होता है। तो क्या होता है कि वातानुकूल एयर कंडीशन में 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपेक्षिक आर्द्रता जो होता है वह 60% से 65% तक होता है। और वायु की गति 0.0125 से 0.0416 मीटर प्रति सेकेंड के तक ही होता है। किसमें? वातानुकूल यानी एयर कंडीशन में। और एक और बात याद रखिएगा कि शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस के रूप में जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस CO2 का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस के रूप में जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ये पॉइंट जो है, यह पॉइंट जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पॉइंट जो है क्वेश्चन आता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो पिछले साल का प्रश्न देखिएगा कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन होगा तो हमको बताइएगा कि इस यहाँ पर पढ़ाए थे और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिया जाता है जहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। क्या है कि आते हैं और आएंगे भी। यही तो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। सब पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। यही पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये सब जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।